मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। वक्ता के स्वरूप में आज हमारी 5वीं कक्षा चल रही है। अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसा प्रकरण चल रहा है, वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या गुण पाए जाने चाहिए, और सिर्फ बोलते वक्त ही नहीं, ओवरऑल उसके आचरण में भी क्या देखने में आना चाहिए, आदर्श वक्ता कैसा होता है, इसकी यहाँ पर बात चल रही है। अपन ने लगभग 9 गुणों की चर्चा की। आप इन 9 गुणों को सामान्य वक्ता का स्वरूप ऐसे हेडिंग दे सकते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, मतलब सामान्य वक्ता का स्वरूप ऐसा कहने के पीछे कोई वजह, बिल्कुल। आप अगर पृष्ठ क्रमांक 16 पर आएंगे तो वहां पर लिखते हैं पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि। अब विशेष लक्षण कहा है, मतलब इसके आगे विशेष लक्षण कहे जाएंगे, मतलब अब तक जो भी चला वो सामान्य लक्षण चला, इसलिए वक्ता के सामान्य स्वरूप की अब तक अपन ने चर्चा कर ली। और अच्छे से कहूं, सामान्य लक्षण कह करके कोई भी विद्वान हो उनमें सामान्य रूप से ये लक्षण पाए ही जाने चाहिए, अर्थात ये गुण होना अनिवार्य है। किसी भी शर्त के ऊपर ये गुण नहीं पाए जाएंगे, बिन शर्त ये सभी गुण विद्वान में, वक्ता में होने ही चाहिए। विशेष गुण हो तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये विशेष गुण अनिवार्य नहीं है, हो तो ठीक, ऑप्शनल है, ऑप्शनल। जैसे खाने में रोटी सब्जी अनिवार्य है, मिठाई अनिवार्य नहीं है, परंतु हो तो भोजन में 4 चांद लग जाए। उसी प्रकार सामान्य गुण होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर ना हो तो फिर वक्तापना कुछ काम का नहीं है, तो फिर विशेष गुण होने से कुछ भी मतलब नहीं होगा। सामान्य गुण पहले होना बहुत ज़रूरी है। एक बार अपन सारे 9 गुणों को उसके हेडिंग बस रिवाइज करते हैं। पहला गुण, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। नंबर 2, विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांछने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। नंबर 3, सम्यक ज्ञानी होना चाहिए। नंबर 4, जिनाज्ञा भंग करने का भय बहुत होना चाहिए। नंबर 5, लौकिक कार्य साधने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। नंबर 6, तीव्र क्रोधी मानी नहीं होना चाहिए। नंबर 7, शंका समाधान की शैली होनी चाहिए, प्रश्नोत्तर खूब सारे उसने करने चाहिए, स्वयं ही शंका उपस्थित करे, स्वयं ही उत्तर देवे, लोगों के अगर कोई प्रश्न आए तो उनका यथा योग्य समाधान करे, तो ऐसा गुण भी विद्वान में होना चाहिए। और नंबर 8, अनीति रूप लोक निंद्य कार्यों में प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और नंबर 9, उन्होंने कुछ मिसलीनियस गुण बताए थे। अब मिसलीनियस गुणों में कई सारे बताए थे, कुलहीन न हो, अंगहीन न हो। अच्छा, वैसे मैं पूछना चाहता हूँ, अंगहीन न हो इसके सॉरी, कोई विद्वान का अंगहीन है या एक अंग ज्यादा है, कभी कभी होता है ना कि एक उंगली ज्यादा होती है, कभी कभी एक उंगली कम होती है, होता है नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। अगर विद्वान ऐसा हो तो उसको आप पॉजिटिव रूप में कैसे देख सकते हैं, और उसके कमियां क्या क्या है? उसमें आप अच्छाई कैसे देख सकते हैं और उसमें खराबी क्या होगी?
अगर विद्वान lack of confidence है, कमी है। कैन यू प्लीज इलेबोरेट? हमेशा उसको लो फील रहेगा कि लोग क्या सोचेंगे करके। ओके उसको उसका कि मैं ये कर सकता हूँ करके इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो एक कमी होगी बराबर। उसको उसके भी मन में एक शंका रहेगी, यार लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे तरफ बराबर ऐसी दृष्टि से ना देख लेवे कि यार अपन अपाहिज है, अपंग है। तो ऐसी दृष्टि से ना देखे कि वी आर फिजिकली और वी आर स्पेशली एबल्ड, ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो इसकी ये एक कमी होगी अगर विद्वान अगर अंगहीन हो तो। और पॉजिटिव भी बताइए, नेगेटिव भी बताइए। पॉजिटिव में तो यदि वो अंगहीन है तो क्या हुआ, उसको ज्ञान तो है ना आगम का, तो वो बता रहा है तो ठीक है, अच्छा है। बराबर, अल्टीमेटली हमारा प्रयोजन किससे है? तत्व ज्ञान से। तो फिर किसी से भी मिले, फिर वो चाहे अंगहीन हो या पूरे अंग वाला हो। परंतु अब देखिए अपन ने दोनों तरह, अच्छा और एक बात आप इसमें पॉजिटिव ऐसा भी देख सकते हैं कि अंगहीन होने के बावजूद भी वो जिनवाणी का प्रचार प्रसार रुका नहीं रहे हैं, जिनवाणी की प्रभावना बंद नहीं होने दे रहे हैं, ये धारा अविरल रूप से बहने दे रहे हैं। मतलब कितनी विशेष बात है, स्वयं को इतनी दिक्कत हो रही है उसका कुछ नहीं, जिनवाणी की सेवा कर रहे हैं, जिन शासन की सेवा में लगे हुए हैं। ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है। पर इतने सारे पॉजिटिव होने के बावजूद भी पंडित जी साहब ने ऐसा क्यों लिखा कि अंगहीन ना हो? और अंगहीन है, कोई अंग वाला है, दो वक्ता सामने है, एक पूरे अंग वाला है और एक अंगहीन है। चयन किसका किया जाएगा? अवश्य ही चयन उसका करना चाहिए जो पूरे अंग वाला हो। बराबर। और कहना ये चाहते हैं नॉलेज लेकिन यदि नॉलेज उसको अंगहीन को ज्यादा है और अंग वाले को नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अच्छा, बात ऐसी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं लोक मर्यादा का भी पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आपकी बात 100% सही है कि उसको ज्ञान ज्यादा है, सब बातें एक्सेप्टेड, परंतु चरणानियों की भी एक मर्यादा है, लोक मर्यादा का भी पालन करना जरूरी है। तो हम कभी भी ऐसे व्यक्ति को सामने नहीं रख सकते जो अगर बोलने लग जाए तो इशारों के माध्यम से हाथ वाथ दिखाई करके तुरंत उसके उस अपंगत्व की तरफ ध्यान जाए। तो ऐसा विद्वान तो हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इतना तो समझना पड़ेगा। और विचार कीजिए ना, प्रक्षाल करने के लिए भी ऐसे व्यक्ति को अनुमति है या नहीं है? नहीं है ना। तो प्रक्षाल में तो पहले ही वर्जित कर दिया, यहां पर भी फिर अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, हाँ अगर ऑप्शन ही नहीं है आपके पास तब तो फिर कुछ कह नहीं सकते, पर जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है तो अंगहीन का चयन करना योग्य नहीं है। ठीक है, इसलिए आप जो मिसलिनियस पॉइंट्स है ना, 9वां गुण, उसके लिए आप ऐसे भी हेडिंग दे सकते हैं, लोक मर्यादा का पालन, चरणानियोग का पालन, ऐसी भी हेडिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिस्टर वचन कहानी पहले क्या अंगहीन को तो पहले मतलब वैसे भी बुरा ही मानते हैं ना। एक कहानी थी ना कि भाई राजा ने कहा एक आदमी को लाओ से फांसी पे चढ़ाना है आज। हाँ, उसकी उंगली कट गई थी सुबह, तो उसे अंगहीन करके छोड़ दिया गया। बराबर, अंगहीन को तो उचित नहीं मानते ना उनका, इसका तो उंगली कटी हुई, चलो भाई इसका फांसी नहीं दी जाती। बराबर बराबर। आप वो चाणक्य की कथा कह रहे हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि मुझे तो फांसी पर कैसे चढ़ा सकते हो, मेरी तो अभी अभी एक उंगली कट गई है। तो ऐसे व्यक्ति को तो कभी बलि पर नहीं चढ़ाया जा सकता। तो आप उस अपेक्षा से कह रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं,
वो भी एक अपेक्षा ध्यान में रखी जा सकती है। इसलिए अंगहीन को कभी भी सामने नहीं रखा जाता है। इसका मतलब ये होता है क्या कि वो धर्म प्रभावना नहीं कर सकता है, वो अंगहीन है, इसका मतलब ये होता है क्या कि वो धर्म प्रभावना नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है, लेकिन मतलब ये है कि छोटे पद पर रह के ही कर सकता है। हाँ, मतलब डायरेक्टली वक्ता बन करके वो प्रभावना नहीं कर सकता, परंतु वक्ता जितनी प्रभावना कर रहा है उससे ज्यादा भी कर सकता है कृत कारित अनुमोदन के स्तर पर। ठीक है, अनुमोदना के स्तर पर बहुत कर सकता है वो पुण्य अर्जन, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और पल पल और आप स्वयं विचार कीजिए, जो अपंग व्यक्ति है, अंगहीन व्यक्ति है, क्या उसको स्वयं को अच्छा लगता है कि मैं अपंग हूँ? अरे स्वयं को कितना बुरा लगता होगा यार, मेरे पास एक उंगली नहीं है, मेरे पास एक हाथ नहीं है, मेरा एक कान काम नहीं कर रहा है, तो ये स्वयं को ही वो बात खलती है। और जैसा कल्पना जी आपने कहा लो ऑन कॉन्फिडेंस, फिर वो बात बराबर साइकोलॉजिकली वो बात आते जाती है कि यार मुझ में तो ये कमी है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। फिर इसके लिए उसे मानसिक रूप से दृढ़ होना, मानसिक रूप से स्ट्रांग होना कितना आवश्यक होता होगा। तो बाबा ये कमियां जो है ये शरीर की कमियां है, आत्मा में तो इससे कुछ भी कम ज्यादा हुआ नहीं है, ऐसा निर्णय करना कितना आवश्यक होता होगा। खैर वो सब अलग बात है, परंतु जो प्रकरण था उसको तो अपन ने पूरा कर लिया। अंत में एक पंक्ति पढ़ते हैं, वक्ता में ये गुण तो अवश्य चाहिए। सामान्य स्वरूप यहाँ पर अपन ने पूरा किया। अब ये 9 गुण जिस छंद के आधार से दिए हैं वो आत्मानुशासन का छंद, और उसका अर्थ पंडित जी साहब यहाँ पर उद्धृत करते हैं, पृष्ठ क्रमांक 16 पर आ सकते हैं। ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है कि प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ताश प्रतिभा पर प्रशमवान प्रागेव दृष्टोत्तर प्रायः प्रश्न सह प्रभु परमनोहारी परा निंदया ब्रूयाद् धर्म कथां गणी गुणनिधि प्रस्पष्टमेष्टाक्षर। देखिए, प्राज्ञा मतलब बुद्धिमान होना चाहिए, बराबर उसको ज्ञान होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी बात लेनी है उसको यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जिसने समस्त शास्त्रों का फिर प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, शास्त्र के हार्द को छू लिया है। हार्द को छू लिया है मतलब उसमें मूल बात जो कहना चाहते हैं, उसका क्रक्स जो है, उसका निचोड़ जो है, जो सार है, उसको पी गया है, उसका सेवन कर गया है। यही कहना चाहते हैं, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो। आगे प्रव्यक्त लोक स्थिति, लोक की स्थिति, लोक की मर्यादा के भी बराबर जिसे ज्ञान हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो। अब लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, यही पॉइंट अपन ने 9वें गुण में देखे थे कि अंगहीन नहीं होना चाहिए, स्वर भंग नहीं होना चाहिए, आदि आदि बातें। फिर प्रास्ताशः, प्रास्ताशः मतलब प्र अस्त आशः। प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, अस्त मतलब डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है, आशः आशा, आशा जिसकी अस्त हो गई है, खत्म हो गई है। किसकी आशा, किसकी आशा? किस संबंधी? विषय भोगों की। करेक्ट, विषय भोगों की, या अपन लौकिक कार्य साधने की इच्छा खत्म हो गई है। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद कांतिमान हो, कांतिमान हो मतलब एकदम चमकीला होना चाहिए, फेयर एंड लवली लगाने वाला होना चाहिए, या पॉन्ड्स क्रीम लगाना होना चाहिए। क्या क्या करना क्या चाहिए? गार्नियर मेंस फेस वॉश लगाना चाहिए। नहीं मतलब लुक वाइज अच्छा होना है। क्या?
वाइज अच्छा होना चाहिए। लुक वाइज अच्छा मतलब क्या है भाई? ऋतिक रोशन होना चाहिए, शाहरुख खान होना चाहिए, कौन होना चाहिए? लुक वाइज तो अच्छे हैं। नहीं नहीं मतलब पर्सनालिटी थोड़ी ठीक हो इस तरह से। प्रसन्नचित्त होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। मतलब हाँ, कांतिमान कहकर के यहाँ पर एनर्जेटिक की बात कर रहे हैं, प्रसन्न चित्त होना चाहिए और उसके लुक से कुछ मतलब नहीं है। हाँ, इतना जरूर मानता हूँ कि सामान्य प्रेजेंटेशन उसका अच्छा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि नींद में से उठ करके आ गए और चलो प्रवचन करने, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। वो बराबर प्रेजेंटेबल होना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाल एकदम खड़े हैं, कुर्ते की एक बटन कहीं भी चली जा रही है, कुर्ता एक तो ऊपर लिया है, एक तो हाफ पहना हुआ है, पैजामे का कुछ ठिकाना ही नहीं, नाड़ा एक जगह फैलता हुआ जा रहा है, ऐसा नहीं। नॉर्मल प्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक्सेप्टेड। हाई फाई नहीं होना चाहिए, बाबा एकदम स्पाइक्स करके आया है, फेस वॉश करके आया है, जेल लगा करके आया है, नहीं नहीं नहीं, ये तो फिर विद्वान के विरुद्ध हो जाएगा। कांतिमान का यहाँ पर अर्थ है प्रसन्न चित्त होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। क्यों साहब एनर्जेटिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि स्वयं में ही उतनी ऊर्जा ना हो तो दूसरों को ऊर्जा कैसे ट्रांसफर कर पाएगा? स्वयं में ही वो स्फूर्ति ना हो, दूसरों को वो स्फूर्ति कैसे प्रदान कर पाएगा? इसलिए कांतिमान होना बहुत जरूरी है। कितने जन अर्थ समझ रहे हैं कांतिमान बनेगा? हाँ उपशमी होना चाहिए। उपशमी मतलब क्या? जरा अर्थ सोचना और बताना। उपशमी मतलब कैसा? शांत स्वभावी। ओके, शांत स्वभावी। और आप सही जा रहे हैं। यही है ना कि क्रोध आदि नहीं जाना चाहिए, थोड़ा धैर्य रख के बाद में अपना शांत स्वभाव। अपना क्रोध, आप अपने क्रोध की बात कर रहे हैं, ठीक है? मतलब उस व्यक्ति का क्रोध। हाँ, मतलब उसे क्रोधी नहीं होना चाहिए, शांत स्वभावी होना चाहिए, दूसरे की बात धैर्य से सुने। ठीक है ठीक है। और एक बात आप मिस कर जा रहे हैं, स्वयं तो शांत होना ही चाहिए, औरों की भी कषाय को एकदम शांत करने की ताकत होनी चाहिए। उपशमी उसे कह रहे हैं। याद कीजिए, कितने जनों ने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेले की वो नागपुर वाली घटना सुनी है? नहीं सुनिए। हुआ क्या था, कुछ साल पहले नागपुर में शिक्षण प्रशिक्षण शिविर चल रहा था, ऐसे कुछ कार्यक्रम था, बहुत विशाल स्तर पर आयोजित किया गया था और वहां पर किन्हीं जैनी भाइयों ने ही समयसार का इतना विरोध किया, इतना आंदोलन किया, समयसार को फाड़ा गया, उसको कुचला गया, उसको जला दिया गया, मतलब बहुत विराधना हुई समयसार की। तो हाँ, उस समय डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेले थे। अब देखो सभा का नायक कैसा होता है। उन्होंने कहा कि मतलब सभा, और अब ये सब तमाशा देख करके अपनी समाज थोड़ी ना शांत बैठेगी, वो भी किसी न किसी प्रकार से प्रत्युत्तर देने की कोशिश करेगी। अपने डॉक्टर साहब ने कहा, उदाहरण दिया, एक माँ के दो बेटे हैं, एक बेटा माँ की अवहेलना करता है तो दूसरे बेटे ने क्या करना चाहिए? उसे तमाचा जड़ने में अपना वक्त जाया करना चाहिए या माँ की दुगनी सेवा करनी चाहिए? सही जवाब है माँ की दुगनी सेवा करनी चाहिए। क्यों? माँ की सेवा करने की जिम्मेदारी दोनों बच्चों पर थी, तो जिम्मेदारियां बांट ली गई थी। अब एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर आ जाती है, अब दुगने रूप से उसे काम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हम दूसरों का विरोध करने में अपना वक्त खराब ना करें, वरन इस जिनवाणी को और अधिक रूप से कैसे इसका प्रचार किया जा सकता है, इसका विचार करना चाहिए और काम पे लग जाना चाहिए। सभा एकदम से शांत, एकदम से शांत। विचार कीजिए क्या लेवल होगी इस व्यक्ति की, क्या धाक होगी
नेता हो तो ऐसा, और नेता भी कहना अच्छा शब्द नहीं है। सभा का नायक ये बहुत अच्छा शब्द है। तो सभा का नायक उपशमी होना चाहिए। अब जगह जगह देखिए जितने भी आज पॉलिटिक्स में, कॉरपोरेट्स में या सोशल वर्क में, समाज कार्य में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सब में ये ताकत पाई जाती है। एक शब्द पर, एक वचन कहते से ही पूरा समाज एकदम शांत हो जाता है, इतनी ताकत पाई जाती है। आप उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे सिर्फ एक आवाज आई, भाइयों और बहनों, सभी एकदम क्या कहना चाहिए, उत्सुकता से सुनते हैं, क्या कहना चाहते हैं। मतलब ये होती है धाक। मैं ऐसा कह करके मोदी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मोदी ने बहुत बड़ा काम किया कुछ नहीं, मैं तो बस उदाहरण दे रहा हूँ कि बहुत उत्सुकता से लोग उनको सुनते हैं। तो विद्वान भी, वक्ता भी ऐसा ही होता है। आगे one doubt, sir. यस, How will you relate it with upshami? अच्छा, उपशम मतलब क्या होता है? दबाना, शांत करना, ठीक है। किसको शांत करना? कषाय को शांत करना। Okay. तो अपनी कषाय को तो शांत करने वाला चाहिए ही, सामने वाले की भी कषाय को शांत करने की ताकत होनी चाहिए। ओके, गुड टू गो? Yes, sir. ओके, हाँ, आगे प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, हाँ, क्या कह रहे हैं? प्रागेव दृष्टोत्तर। प्रागेव मतलब पहले ही, दृष्ट देख लिया है, क्या? उत्तर। जिसने प्रश्न आने से पहले ही उत्तर देख लिया हो। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसा हो सकता है? अरे वो कहना चाहते हैं कि मैं कुछ कथन करूंगा, इस कथन से किस व्यक्ति का रुख कैसा होगा, वो किस अनुसार सोच सकता है, ये विद्वान पहले ही सोच करके रखता है और उस अनुसार उत्तर भी पहले से ही तैयार रखता है। ये होता है प्रागेव दृष्टोत्तर। प्रश्न आने से पहले ही स्वयं उसका उत्तर तैयार रखता है, क्योंकि वो जानता है बोलने वाला मैं एक व्यक्ति हूँ, यहाँ पर सवाल करने वाले हजारों व्यक्ति है, इसलिए मुझे उन हजारों के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वो हजारों प्रकार से सोचता है कि कोई व्यक्ति कैसा सोच सकता है, कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है, और उत्तर भी पहले से उसके पास तैयार होता है। सामने वाला ये पूछेगा तो मेरे पास ये उत्तर होगा। मतलब इस तरह से इतनी हाई लेवल की प्रिपरेशन होती है उसकी। फिर हो गया, हाँ, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो। प्रायः प्रश्नसह। प्रश्नसह मतलब प्रश्नों को सहने वाला। प्रश्नों को सहने वाला, ये क्या गुण डाल दिया? प्रश्नों को सहने वाला। कई सारे विद्वान प्रश्न लेना अच्छा नहीं समझते। अच्छा नहीं समझते मतलब, एक उनको लगता है हमारे बीच में फ्लो में गड़बड़ी हो रही है, या उनको बहुत कमीपना लगता है कि किसी के प्रश्न का, किसी के शंका का हम समाधान करें, या उसमें उनको हीनपना आता है। तो ऐसा हीनपना उसको नहीं रहना चाहिए। और अगर ये दो भी ना हो तो एक पर्टिकुलर लेवल की पेशेंस होती है, यार एक बार एक्सप्लेन करेंगे, 2 बार एक्सप्लेन करेंगे, 3 बार एक्सप्लेन करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं, एक ही प्रश्न को 1000 बार सहने की उसकी ताकत होनी चाहिए। 1000 बार पूछे, 1000 बार वही उत्तर देने की उसकी ताकत होनी चाहिए। प्रभु, अगला गुण क्या है? प्रभु। प्रभु हो, प्रभु होना चाहिए मतलब, प्रभु होना चाहिए मतलब क्या? स्वामी तो होना चाहिए ना उसी समय। और चलिए आप, हाँ, करेक्ट, श्रेष्ठ होना चाहिए। श्रेष्ठ कैसे होना चाहिए?
विषय की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। फिर वो तो अपन ऊपर ही ले चुके हैं ना, समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो। प्रभु हो का क्या अर्थ है यहाँ पर? प्रभु हो का अर्थ जो मैं समझ पाया हूं वो देखिए। हाँ, प्रभु हम कहते किसे हैं? भगवान को प्रभु कहते हैं। भगवान कैसे होते हैं? सर्वज्ञ और वीतरागी होते हैं, हितोपदेशी भी होते हैं, अगर तीर्थंकर केवली की भी बात करें तो कहना चाहते हैं कि जो जो गुण प्रभु में होते हैं वे ही गुण बस प्रोपोर्शन कम ज्यादा वक्ता में भी पाए जाते हैं। सम्यक ज्ञानी है, जी हाँ है। क्या वीतरागी है? हाँ, यथा योग्य उसके भी कषाय चौकड़ियों का अभाव, और कषाय चौकड़ी का अभाव ना भी हो तो कषायों की मंत्रता तो पाई ही जाती है, और हितोपदेशीपना तो उसके पाया ही जाता है। इसलिए प्रभु का अर्थ ऐसा समझना। ठीक है, कितने जनों को समझ में आया प्रभु का क्या अर्थ है? नहीं समझा? फिर से बता दें। देखिए, प्रभु हम कहते किसे हैं? बताइए, प्रभु हम कहते किसे हैं? भगवान को कहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइए भगवान के क्या क्या गुण हैं? बेसिक गुण। सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। बराबर, सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। अब वो एकदम टॉप लेवल पर है, उसके आगे कुछ भी नहीं। जो उनकी वीतरागता है अल्टीमेट है, जो उनका सर्वज्ञता है वो अल्टीमेट है, अब उसके ऊपर कुछ नहीं। कहते हैं कि जो वक्ता है वो भले ही अल्टीमेट लेवल को नहीं पहुंचा हो, परंतु वैसे के वैसे गुण थोड़े कम मात्रा में, कम रेंज के वक्ता में भी पाए जाते हैं। जैसे सर्वज्ञता माने लगभग सब कुछ जानता है, जिनागम की समस्त अपेक्षाओं को जानता है। नंबर 2, वीतरागी कषायों की उसकी भी मंदता पाई जाती है, तीव्र कषायी नहीं होता है। और नंबर 3, हितोपदेशी, उपदेश भी योग्य प्रकार से देता होता है। अब समझ में आया या नहीं? ओके। कहाँ गया? हाँ, आगे। पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो। क्या कहा? पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो। निंदा नहीं करता, जो कुछ भी बात होगी निंदा के रूप में नहीं होगी। क्यों? निंदा क्यों नहीं करेगा? यहां पर प्रवचन गद्दी पर बैठ करके निंदा क्यों नहीं करेगा? बराबर, करेक्ट, कषाय हो जाएगी। और अपन कल ही ये बात देख चुके हैं कि प्रवचन की गद्दी ये कोई कषाय उगलने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कषाय उगलने का साधन नहीं है। बराबर, इसलिए यहाँ पर कषाय नहीं उगलना, निंदा नहीं करना किसी की। ठीक है, आगे। गुण निधान हो। निधान मतलब पिटारा, भांडार, गुणों का भांडार होना चाहिए। स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो। प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से क्या? स्पष्ट, और मिष्ट क्या होने चाहिए? अक्षर, मतलब उसका उच्चारण, उसके जो शब्द है वो बहुत ही स्पष्ट और मीठे होने चाहिए। प्रश्न है, स्पष्ट को क्यों कहा होगा इन्होंने? उच्चारण स्पष्टता क्यों कही इन्होंने? क्लैरिटी नहीं रहेगी तो समझ में नहीं आएगा। ओके, करेक्ट, क्लैरिटी नहीं रहेगी तो समझ में नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सम्यक ज्ञान के अंग शब्दाचार, अर्थाचार, ये सब पालन करना चाहिए। बराबर, 2 दूसरा कारण सम्यक ज्ञान के अंगों का पालन करना चाहिए। 3 और एक है बोलने वाला चाहिए ना।
क्या? यानी कि मतलब थोड़ा स्पष्टवादी होना चाहिए ना, साफ साफ बात बता देने वाला। ओके ओके। अरे मैं ये कह रहा हूँ, अगर स्पष्ट नहीं होगा उसका उच्चारण, अस्पष्ट होगा, तो सामने वाला अर्थ का अनर्थ कर देगा। जैसे स्वजन का श्वजन कर देगा। श्वजन मतलब कुत्ता, कुत्तों का समूह। स्वभी का श्वभी कर देगा और सकल का शकल कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए उच्चारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। क्या कहा? सभा का नायक वो धर्म कथा कहता है। ठीक है। किसी को कोई प्रश्न? हाँ या ना? नहीं। ओके, ये कहाँ तक आया अपन? हाँ, आत्मानुशासन का जो छंद था, पंडित जी साहब ने उद्धृत किया, उसको पढ़ा, उसका अर्थ भी पढ़ा, उसके ऊपर कुछ विशेष चर्चा भी की। अब हम वक्ता के विशेष स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चाहे तो सब हेडिंग डाल दीजिए, वक्ता के विशेष लक्षण। आवाज आ रही है मेरी? ओके, चलिए। अब वक्ता के विशेष गुण कहते हैं। तो वक्ता के विशेष गुण में पहला गुण कहते हैं क्या? व्याकरण, न्यायादिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। पहली कंडीशन क्या कह रहे हैं? व्याकरण न्यायादिक। व्याकरण न्यायादिक का क्यों ज्ञान होना चाहिए? बताइए। अर्थ समझने के लिए और समझाने के लिए इजी रहता है। क्या विषय का क्या भाव भाषण के लिए जरूरी रहता है। करेक्ट करेक्ट। व्याकरण का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ आता है? जब संधि विच्छेद करनी होती है या संधि करनी होती है शब्दों की, तो व्याकरण का बड़ा काम आता है। अब इसमें व्याकरण, अच्छा व्याकरण भी ऐसा है कि कई सारी बातें आपको विशिष्ट प्रकरण में ही देखने को मिलेगी। जैसे मैं कहूँ, उदाहरण देता हूँ, प्रमाण नयर अधिगम। व्याकरण का ये रूल है क्या कि पहले छोटा अक्षर लिखा जाना चाहिए, छोटा शब्द लिखा जाना चाहिए, बाद में बड़ा शब्द लिखा जाना चाहिए। इससे तो गारव दोष आता है। तो आचार्य देव क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रमाण नयर अधिगम कह करके हम कुछ विशेष बात भी कहना चाहते हैं कि प्रमाण पूर्वक ही नय हुआ करता है। प्रमाण की प्रवृत्ति होने पर ही नय अपनी प्रवृत्ति कर पाते हैं। अब ये विशेष अर्थ होना चाहिए, ये व्याकरण के माध्यम से संभव है। उसके बाद में न्यायाधिक का भी ज्ञान होना चाहिए। न्यायाधिक में क्या क्या आएगा? क्या हुआ? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अरे तो उत्तर दीजिए ना। प्रूफ ना सर? क्या? प्रूफ न्याय आपका हाँ, समाधान देंगे। ठीक है। और अरे तर्क वितर्क करने। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तर्क वितर्क करने का उसके पास यथायोग्य ज्ञान होना चाहिए, उसके पास वो स्किल्स होने चाहिए कि कोई तर्क करने आए तो हम उसका यथायोग्य समाधान कैसे कर सकते हैं। ये व्याकरण न्यायाधिक के माध्यम से समझ में आता है। अच्छा, और कहाँ पर लगता होगा व्याकरण? मैं व्याकरण की बात कर रहा हूँ थोड़ा। व्याकरण कहाँ और लगता है? जब भी आप नयों का एप्लीकेशन करेंगे तब आप इस गुण के साथ बहुत टकराएंगे कि उसको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो फिर वो अर्थ का अनर्थ ही हो जाएगा, इसलिए वो बहुत ज़रूरी है व्याकरण का होना। और न्यायाधिक, उसके व्याकरण न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। न्यायाधिक का ज्ञान होना चाहिए, मतलब अन्यमति उनके तत्वों के बारे में क्या कहते हैं, उनके मोक्ष की परिभाषा क्या है, वे अपने ग्रंथ में ऐसी क्या बात लिखते हैं जो योग्य बातें नहीं हैं, तो उसका सब जो होता है वो न्यायाधिक के शास्त्रों के माध्यम से संभव होता है। और कहाँ गया? हाँ, तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो, मतलब उसके पास बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान हो तो विशेष रूप से वक्तापना शोभित हो। मतलब कह रहे हैं कि तुम्हें मान के चलो षट खंडागम का ज्ञान है, तुम्हें धवला, जय धवला, महाधवला के समस्त वॉल्यूम्स का ज्ञान है, परंतु बात को कोई पूरा करेगा? न्याय व्याकरण के बिना वो समझा नहीं पाएंगे, ऐसा? ठीक है, न्याय व्याकरण के बिना वो समझा नहीं पाएंगे। और सामने वाले क्या कहना चाहते हैं ये अपन समझ नहीं पाएंगे। देखो, समझना और समझाना दोनों के लिए व्याकरण और न्याय लगेगा ही लगेगा। क्या कहा फिर से? व्याकरण और न्याय दो जगह पर लगेगा ही लगेगा। जब पहले स्वयं को समझना है और नंबर 2 जब दूसरों को समझाना है। ठीक है, हाँ, बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो, विशेष रूप से उनको वक्तापना शोभित हो। ठीक है, हाँ, अब इसके आगे थोड़ा सा क्रिटिकल प्रकरण चलने वाला है। यहाँ पर थोड़ी अब आत्मानुभूति की, अध्यात्म की बात चलेगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रकरण है ये फुल फ्लैश अपन कल चालू करेंगे, फ्रेश माइंड से, नए दिमाग से अपन समझेंगे कि ये क्या बात कहना चाहते हैं, यहाँ पर क्या बात कहना चाहते हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए अपन रुकते हैं अभी। निज निधि निज में बताई।